नमस्कार नेपाली मित्रों, आपके यहाँ जो पार्टियां हैं वो कट्टर दुश्मन बन चुकी हैं आपस में। हो सकता है कल ओली प्रधानमंत्री बनेंगे, हो सकता नहीं है बल्कि होगा। लेकिन इस बार नेपाल में जो हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जब नेपाल में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठने लगी, उनकी फाइलें उठने लग गई, उसी समय प्रचंड को हटा दिया गया दो बड़ी पार्टियों ने। ये बहुत गलत हुआ। अब आप देख लीजिएगा, कभी भी नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइलें नहीं खुलेंगी, और खुलेंगी तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी, वो छूट जाएंगे। और इन सब चीजों के पीछे दिमाग है रवि लामिछाने का। आप रवि लामिछाने के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन दिमाग में रख लीजिए, रवि लामिछाने अलग प्रकार का नेता है। ओली प्रचंड देवबा माधव नेपाल ये अलग प्रकार के नेता है। ओली प्रचंड देवबा जो है वो केवल कुर्सी के लिए लड़ते हैं। रवि लामिछाने कुर्सी के लिए भी लड़ते हैं और देश के लिए भी। वो अमेरिका में रहे हैं, बहुत तेज आदमी, विद्वान आदमी है। जो आदमी 62-64 घंटा बोल सकता है तो वो एजुकेटेड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं कि नेपाल से भ्रष्टाचार खत्म हो, ताकि नेपाल अपने आप आगे बढ़ जाए। ये तो कन्फर्म है कि नेपाल में यदि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत के बराबर हो जाएगी। जीडीपी जो $45 बिलियन है वो बढ़ के $70-80 बिलियन भी हो जाएगी। भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है नेपाल के नेता। इस बार जो हुआ वो पूरी तरीके से गलत हुआ, इसे नहीं होना चाहिए था। हो सकता है आप प्रचंड के भी विरोधी हो, लेकिन प्रचंड ने जो किया रवि लामिछाने के इशारे में वो बिल्कुल सही किया। आपको पता होना चाहिए कि रवि लामिछाने 2016 से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। वो सत्ता में आते हैं तो उनका पहला काम था कि भ्रष्टाचार की फाइलें खोलनी है, और सरकार में रहते हुए उन्होंने ऐसा किया। अब क्या हो गया, कांग्रेस एमएलए मिल गई है और प्रचंड अलग हो गए हैं, ठीक है। यहां पे दिमाग में रख लीजिए, अभी आपकी जो राजनीतिक 3 पार्टियां हैं एक कट्टर दुश्मन बन चुकी है। हालांकि 2 पार्टियां इस समय आपको मिली हुई दिखाई दे रही है, एमएलए और कांग्रेस। यहां ऐसा हो गया, जो पार्टी सत्ता में आएगी वो सामने वाले का भ्रष्टाचार बताएगी। पहले क्या था, पहले यह था कि सत्ता में कोई भी पार्टी रहेगी उस पर वो उसके विरोध में भी बोलेगी, लेकिन उसने जो भ्रष्टाचार किए उसके खिलाफ नहीं बोलेगी। कारण आज इसकी सरकार है, कल उसकी सरकार आएगी। पहले ऐसा था कि नहीं बोलते थे एक दूसरे के खिलाफ कि तूने ये भ्रष्टाचार किया, भाई तेरी पार्टी ने ये भ्रष्टाचार किया, तेरी ने ये भ्रष्टाचार किया, पहले नहीं बोला जाता था। लेकिन अब बोला जा रहा है, जो पार्टी सत्ता में आएगी वो दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचार खोलेगी, और यही सबसे अच्छा है। जैसे भारत में कांग्रेस बीजेपी का खोलती है, बीजेपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार खोलती है। यही होना चाहिए, विपक्ष का मतलब ही यही होता है। लेकिन जैसे ही प्रचंड ने कुछ फाइलें खुलवानी चाहिए तो क्या हुआ, सरकार गिर गई। मैं भी नेपाल पे 5-6 साल से वीडियो लगातार बनाता रहा हूं। मैं भी देख रहा हूं पिछले 6 साल से कितने घोटाले हुए हैं। दबा के हर महीने में कोई ना कोई घोटाला सामने आ जाता है, यानी जबरदस्त तरीके से घोटाले हुए हैं। उन घोटालों की जब फाइल खोलने की बात आई तो प्रचंड की सरकार गिर गई। इस समय प्रचंड बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, भले ही उन्होंने पहले क्या किया हो। प्रचंड से मैं भी काफी प्रचंड विरोधी बातें कहता हूं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में प्रचंड बिल्कुल सही काम कर रहे थे। प्रचंड की विदेश नीति बिल्कुल सही थी। भारत से मिला के चलना, चाइना से मिला के चलना, यहां तक कि अमेरिका से भी मिला के चलने की कोशिश करना। जबकि प्रचंड इस समय अमेरिका की आंखों पे चढ़े हुए हैं, ध्यान में रखना। प्रचंड भारत की भी बात मान लेंगे, चीन की भी बात मान लेंगे, लेकिन अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। जबकि ओली जो है वो ज्यादा से ज्यादा, ओली और देवबा जो ये गठबंधन है ये अमेरिकी गठबंधन है। बात सोच लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के बोलने पे इन्होंने गठबंधन बनाया, लेकिन प्रेशर तो कहीं ना कहीं है ना, अमेरिका का प्रेशर होता है। नेपाल में जो राजनीति है, नेताओं पे भारतीय प्रेशर भी है, नेपाल नेताओं पे चाइनीज प्रेशर भी है और अमेरिकन प्रेशर भी है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका ने बनवाया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ भी जरूर है देवबा और ओली को मिलाने में। और ये दोनों पार्टियां अमेरिकी बात जरूर मानती हैं। ओली जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइना की भी बात मान लेते हैं और भारत के विरोध में बोलते हैं। हो सकता है नेपाल में भारत विरोध करना, जो भारत विरोध करे उसे राष्ट्रवादी नेता कहा जाए, लेकिन ये गलत है। भारत आपका मित्र देश है। व्यापारी के संबंध आपके भारत से, शादी ब्याह के संबंध आपके भारत से, कुछ सीमा विवाद होता है पर उतना नहीं जितना आपके नेता कहते हैं।
नेपाल का विकास ही है भारत के साथ मिलके चलने में। अगर नेपाल भारत से नहीं मिलता है तो नेपाल का विकास नहीं होगा। 145 करोड़ लोगों की मार्केट है नेपाल के सामने। नेपाल तो बहुत सारा सामान बना के भारत को बेच सकता है, नेपाल ऐसा नहीं करता। पूरी दुनिया भारत की मार्केट के लिए लड़ रही है, अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन की भारत में हमको जगह मिले, और नेपाल के सामने होते हुए भी नेपाल भारत को सामान नहीं बेच पा रहा है। ऐसा क्यों? भारत विरोध के कारण। 10,000 मेगावाट लाइट की बात की, प्रचंड इसमें जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उधर नेपाल में क्या हल्ला मचाया जा रहा है, जनता को क्या बताया जा रहा है कि लाइट बेच के नेपाल धनी नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, 10,000 मेगावाट खरबों रुपए की बिजली है वो। नेपाल की जीडीपी में 10% बढ़ोतरी हो जाएगी सीधे। नेपाल बिजली बेच के धनी हो सकता है, लेकिन नेपाल में एमएलए के नेताओं ने झूठ बोला। क्या बोला? कि नेपाल बिजली बेच के कभी धनी नहीं हो सकता। कारण ये बिजली समझौता भी तुड़वाना चाहते हैं। प्रचंड जो इस समय का 10 परियोजनाएं चल रही है बहुत तेजी से नेपाल में। ये परियोजनाएं कौन कौन सी हैं ये मैं कल आपको बताऊंगा। 10 परियोजना पर प्रचंड ने पूरी जान लगा दी थी कि इनको फटाफट से पूरा करो, इससे नेपाल को जबरदस्त फायदे होने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइलें खुलनी चालू हो गई तो सरकार गिर गई। सोचिए, अब खुलेंगी वो फाइलें? खुलेंगी, सजा नहीं होगी, केवल केस चलता रहेगा, बाद में बाइज्जत बरी, ऐसे होगा। सोच लीजिए यही होगा, क्योंकि जब कार्रवाई होनी थी इनके ऊपर उस समय सरकार गिर गई। इस समय जो हुआ नेपाल में सरासर गलत हुआ। अगर इस समय भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बन सकता था, पूरी तरीके से मुक्त कोई देश नहीं होता, लेकिन कुछ % कमी जरूर आती। लोगों को भ्रष्टाचार करने में डर जरूर लगता। अगर ये फाइलें खुलती तो बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार, खरबों रुपए के भ्रष्टाचार जो नेपाल में हुए, उनको करने में लोगों को थोड़ा डर लगता। लेकिन अब डर भी खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि पता है, जो बड़े लोग हैं उनको पता है कि भाई हम तो सरकार भी गिरवा सकते हैं पैसे के दम पे, तो हमारे खिलाफ कौन आवाज उठाएगा, कौन फाइल खुलवाएगा? सोचिए, नेपाल की जनता में देखा मैंने, प्रचंड के विरोध में उतर गए। प्रचंड ने पहले जो किया उसको भुला दीजिए, ठीक है, लेकिन इस समय प्रचंड जो कर रहे थे वो बहुत सही कर रहे थे। इस समय नेपाली जनता को खुल के प्रचंड का साथ देना चाहिए था। रवि लामिछाने, नेपाल की मीडिया में प्रेम कैदी जैसे बेवकूफ लोग रवि लामिछाने को अमेरिका का एजेंट बता देते हैं। प्रेम कैदी जो बात बोलते हैं वो 100% झूठ होता है। कभी मेरे सामने प्रेम कैदी को खड़ा कर देंगे तो उन्होंने जितनी स्पीचें दी है वो मैं एविडेंस के साथ में झूठ साबित करवा दूंगा। सोचिए, आपके जो एजुकेटेड लोग हैं, प्रेम कैदी जैसे लोग, वो आपके हीरो हैं, जबकि प्रेम कैदी जैसे लोगों को कुछ नहीं आता है, कुछ भी जानकारी नहीं है, केवल चाइना की जय जयकार करना ही उनका काम है। तो उनके जैसे लाखों लोग नेपाल में बैठे हुए हैं जिनका कहना है कि रवि लामिछाने अमेरिका का एजेंट है। क्यों कहते हैं? क्योंकि रवि लामिछाने न चीन की बात मानता है, न अमेरिका की, न भारत की। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। रवि लामिछाने को यदि नेपाली नेताओं ने खो दिया तो नेपाल को बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि ये बूढ़े राजनेताओं की अपेक्षा रवि लामिछाने ज्यादा बढ़िया हैं। जितनी भी भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही है, इन फाइलों के पीछे रवि लामिछाने की 8 साल की मेहनत है। जान लीजिए, 8 साल से रवि लामिछाने मेहनत कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये बात मैंने पहले भी कह दी थी आपको। और आपके यहाँ प्रेम कैदी जैसे लाखों लोग बैठे हुए जो रवि लामिछाने को अमेरिका का एजेंट कहते, ये गलत है। आप एक बहुत अच्छा नेता खो रहे हैं, रवि लामिछाने जैसे। प्रचंड इस समय बिल्कुल सही काम कर रहे थे, लेकिन ये नेपाल का दुर्भाग्य है कि उनकी सरकार गिर गई। इसे मैं नेपाल का दुर्भाग्य कहता हूं, और भविष्य में बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की फाइलें नहीं खुलेंगी, और खुलेंगी भी तो होगा क्या, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, केस चलता रहेगा और बाइज्जत बरी हो जाएगा आदमी, बात खत्म। और भ्रष्टाचार की फाइलें नहीं खुलती हैं तो आपकी जीडीपी 54-56 खरब और भ्रष्टाचार 10 खरब 15 खरब रुपए का। सोचिए, जिस देश में 25-30% 40% तक भ्रष्टाचार हो सकता है, वो देश क्या विकास करेगा। हालांकि जीडीपी के पैसे से और भ्रष्टाचार के पैसे का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जीडीपी का जो पैसा होता है वो रनिंग होता है और ये अचल संपत्ति होता है। लेकिन फिर भी बता रहा हूं, जिस देश में जीडीपी का 40% तक घोटाला हो सकता है, वो देश विकास नहीं कर पाएगा, कोई चांस नहीं। धन्यवाद।